Hello everyone. So from today onwards, we will start a new chapter which is in your syllabus, chapter number 7 called evolution. Okay. So अभी हम जो evolution chapter पढ़ने वाले हैं, so as its name itself suggests कि इधर हम स्टडी करेंगे रिगार्डिंग द evolution. तो इस चैप्टर में हम कौन से टॉपिक देखने वाले हैं बेसिकली, सो दैट आई एम ब्रीफिंग यू कि स्टार्टिंग में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट रिगार्डिंग द इवोल्यूशन. तो बहुत सारी थ्योरीज हैं इवोल्यूशन के रिलेटेड, बहुत सारे डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपनी राय दी है. और कुछ माइथोलॉजिकल थ्योरीज भी हैं रिगार्डिंग द अर्थ इवोल्यूशन. सो वो सारी थ्योरीज हैं वो हम पढ़ेंगे. कुछ साइंटिफिकली प्रूवन है और कुछ जो प्रूव नहीं हुई है बट इट इज स्टिल देयर एंड मेनी पीपल आर बिलीव दैट. सो दैट ऑल काइंड ऑफ थ्योरीज वी विल लर्न in starting of this chapter. Then after we'll see some experimental proof. जैसे कि मैंने अभी कहा कि इवोल्यूशन अभी कितने सालों पहले अर्थ है उसका वो डेवलप हुई बनी, फिर कैसे सन है वो बने, कैसे पूरा यूनिवर्स है वो बना. तो ये जो सारी थ्योरीज हैं उसके कुछ साइंटिफिक प्रूफ्स भी हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स भी हैं. तो हम कुछ इज इन योर सिलेबस, ऑब्वियसली एवरीथिंग वी कैन नॉट कवर. तो जो भी आपके सिलेबस में है यानी रिगार्डिंग द 12th स्टैंडर्ड लेवल आपको कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स भी दिए गए हैं थ्योरी में. तो हम वो भी स्टडी करेंगे कि कैसे हमें पता चला कि सबसे पहले कौन सा गैस है तो वो हमारी अर्थ पे आया, सबसे पहले लाइफ है वो कैसे स्टार्ट हुई, किस तरह से जब भी कोई यहाँ पे लिविंग बींग्स नहीं थे तो अर्थ का किस तरह का एटमोस्फियर था. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी विल लर्न इन दिस चैप्टर. देन आफ्टर विल स्टडी regarding the obviously evolution as this chapter is itself suggests, but उसमें फिर हम आगे देखेंगे different theories of human evolution, स्पेशली कि ह्यूमन में किस तरह से इवोल्यूशन हुआ, स्टार्टिंग कहाँ से हुई और एंड में यानी जो अभी के हम एडवांस्ड होमोसेपियंस हैं, राइट. तो होमोसेपियंस तो किस तरह से ये एडवांस ह्यूमन बींग है उनका डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या डेवलप हुआ, ब्रेन है तो उसमें किस तरह के चेंजेस आए. तो ये सारी चीजें हैं वो हम इस चैप्टर में बेसिकली लर्न करने वाले हैं. ठीक है, ओके. अगर हम इस पर्टिकुलरली कोरोना टाइम की अगर हम बात करें देन माइट बी आउट ऑफ दिस 30% सिलेबस जो कि एक्सक्लूड किया गया एज पर राइट नाउ सिनारियो, राइट. वी कैन नॉट से अबाउट द फ्यूचर, बट तो उसमें थ्योरिकल पोर्शन है वो एक्सक्लूड किया गया है. बट एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि बाद में आएगी फॉर योर हायर स्टडीज एंड एडमिशन रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि नीट है, एम्स है, एक्सेट्रा, तो उसके लिए आपको ये थ्योरीज हैं वो प्रिपेयर करनी पड़ेगी फॉर द MCQ पर्पस, राइट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्टरी पार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इवोल्यूशनरी बायोलॉजी. तो नाउ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी किसे बोलते हैं? सो इट इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स, जैसे कि एग्जाम्पल है द चेंजेस इन फ्लोरा इन फोना दैट हैव अकर्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑन द अर्थ. तो किस तरह से ये अर्थ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स है उन सबका डेवलपमेंट हुआ, यानी उनकी हिस्ट्री कि पहले कहाँ से शुरुआत हुई और कैसे कैसे उसमें एडवांस डेवलपमेंट होते गए. तो इन बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. तो इसी की हिस्ट्री की जो कि हिस्ट्री पढ़ते हैं हम रिगार्डिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसे ही हम बोलेंगे इवोल्यूशनरी बायोलॉजी. सो नाउ वी कैन से व्हाट इज इवोल्यूशन. सो द वर्ड इवोल्यूशन मीन्स टू अनफोल्ड और अनरोल और टू रिवील हिडन पोटेंशियलिटीज, यानी कि किस तरह से कोई एक चीज पहले आई अर्थ पे और उसने इतनी बड़ी अर्थ, इतने सारे डिफरेंट स्पीसीज, इतनी तरह के डिफरेंट फॉर्म्स, ये सब किस तरह से बना लिए. तो उसका पोटेंशियल यानी सबसे पहले जो लाइफ आई अर्थ पे उसका पोटेंशियल देखो कि उसमें से कितने चेंजेस आते गए और किस तरह से अलग अलग स्पीसीज है वो बनती गई. ठीक है. इवोल्यूशन सिंपली मीन्स एन ऑर्डरली चेंज फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर. तो ये चेंजेस आते रहे, इन्वायरमेंट में भी चेंजेस आए, टेम्परेचर में चेंजेस आए, इन सब वेरिएशंस को लेके ध्यान में रखते हुए डिफरेंट स्पीसीज के बिहेवियर में चेंज आए, उनके बॉडी शेप में चेंज आए, उनके हैबिट्स में चेंज आए.
सो लाइकवाइज पूरे सारे स्पीसीज है उसमें डेवलपमेंट होता गया और कोई नई नई स्पीसीज है वो फॉर्म, उनका लाइफ फॉर्म है वो आता गया। ठीक है। इवोल्यूशन टर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय हर्बर्ट स्पेंसर। इट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय डार्विन्स कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। तो आपको याद रखना है, जो कि डार्विन ने एक अपना कॉन्सेप्ट दिया था, एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। तो इससे हम इवोल्यूशन की थ्योरी को बहुत ही अच्छे से समझा सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। तो आपको ये एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि किसने इवोल्यूशन टर्म है वो सबसे पहले दिया था। देन आफ्टर विच थियोरी ऑफ द डार्विन्स कॉन्सेप्ट बेस्ट एक्सप्लेन इवोल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट है, दिस इज द स्टोरी ऑफ origin of life and evolution of life forms or biodiversity on planet Earth in the context of evolution of Earth and against the background of evolution of universe itself। तो ये थियोरी है वो क्या बताती है? तो ये थियोरी है वो हमें ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में पता लगाती है कि किस तरह से लाइफ का ओरिजिन हुआ अर्थ पे, और इन अदर वर्ड वी कैन से पूरे यूनिवर्स में जैसे अर्थ है वो अलग हुई और अर्थ पे कैसे लाइफ का डेवलपमेंट हुआ धीरे धीरे करके। तो ये थियोरी हमें उसका आइडिया देती है। ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस ऑब्वियसली वी नीड टू नो अबाउट यूनिवर्स। सो व्हाट इज यूनिवर्स? द यूनिवर्स इज अ ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, एज यू ऑल नो फ्रॉम योर लोअर स्टैंडर्ड, राइट? कि यूनिवर्स है वो किससे बना है? बहुत सारी गैलेक्सी से बना है। ठीक है। और ये गैलेक्सीज क्या है? सो गैलेक्सीज कंटेन स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट। सो क्लाउडी एटमॉस्फेयर होता है और स्टार्स होते हैं, और ये क्लाउड किससे बने हैं? गैस एंड डस्ट से। तो इस तरह की बहुत सारी गैलेक्सीज है वो यूनिवर्स में पाई जाती है। कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स, अर्थ इज indeed as big, it means the universe is vast। तो हमें पता ही है कि यूनिवर्स है वो वास्ट है, तो बेसिकली उनके कंपैरिजन में अगर हम देखने को जाए तो अर्थ है वो बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही साइज उसकी कम है। ठीक है। तो यूनिवर्स की जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, सो गैलेक्सीज, तो अभी गैलेक्सी में अगर हम देखने जाएं तो बहुत सारे स्टार्स हैं, और स्टार्स का जो डिस्टेंस है वो लाइट ईयर में मेजर किया जाता है। तो आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना है, स्टेलर डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स, यानी जो स्टार्स हैं उसका डिस्टेंस जो हम मेजर करते हैं वो किस में? लाइट ईयर यूनिट में करते हैं। ठीक है। व्हेन वी लुक एट स्टार्स ऑन अ क्लियर नाइट स्काई, वी आर इन अ वे लुकिंग बैक इन टाइम। सो ऑब्वियसली जैसे कि हमें पता है कि बहुत सारे ये थियोरी जो कि आगे हम पढ़ेंगे, बिग बैंग थियोरी, तो अर्थ का जिस तरह से इवोल्यूशन हुआ, ये सारे प्लेनेट से वो अलग अलग डेवलप हुए, टूट के पूरा एक बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट हुआ, उसमें से ये सारे मॉलिक्यूल्स अलग हुए और ये एज ए इटसेल्फ प्लेनेट अलग से डेवलप हुए। ठीक है। तो उस टाइम पे अगर हम बात करते हैं सारे डिफरेंट स्टार्स बने, प्लेनेट बने, सन बना, तो ये जब भी बने थे तब उस टाइम के बारे में ये हमें याद दिलाता है। जैसे कि हम लोग अभी अगर स्काई में आप लोग रात को देखोगे तो स्टार्स को हम जैसे कि देखते हैं, तो स्टार्स उस बात का प्रतीक है या तो उस टाइम का प्रतीक है जब ये सब अलग बने थे, अलग अलग हुए थे, स्टार्स, प्लेनेट, सन एक्सेट्रा, राइट? तो वो हमें उसकी याद दिलाते कि किस तरह से ये सब का डेवलपमेंट हुआ होगा, ये सारे बने होंगे। What we see today is an object whose emitted light started its journey millions of years back and from trillions of kilometers away and reaching our eyes now। तो एक तो ये बहुत सालों पहले बने हैं, उनकी जर्नी है वो बहुत माइल्स की है, यानी स्टार्स और हमारी जो बीच की दूरी है वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में है। सो इन ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर में है ये दूरी। तो एक तो ये बहुत ही पुराने हैं, ऑब्जेक्ट हैं बहुत ही पहले के, और उनकी जर्नी भी बहुत माइल्स की है, बहुत किलोमीटर्स की है, जबकि वहां से हमारी आंखों तक पहुंचती है ये लाइट। तो आपको पता ही है स्टार्स इटसेल्फ नहीं चमकते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को। तो ये बहुत ही दूर से
लाइट हम तक पहुंचती है। और ये स्टार्स हैं वो भी बहुत पुराने हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि कल ही बने हैं। सो हाउएवर व्हेन वी सी ऑब्जेक्ट इन अवर इमीडिएट सराउंडिंग्स वी सी देम इंस्टेंटली एंड हेंस इन द प्रेजेंट टाइम। सो इस तरह से हम अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हमारे आसपास देख रहे सराउंडिंग्स में इंस्टेंटली, सो वी कैन से इन प्रेजेंट टाइम हम लोग चीजें देख रहे। जबकि हम स्टार्स को देखते हैं तो बहुत दूर से, वो बहुत ही लाइट ईयर की जो हम यूनिट है उसमें मेजर करते हैं उस डिस्टेंस को, और वो मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स की जर्नी करके आते हैं, ठीक है। सो ये डिफरेंस है। Therefore, when we see stars, we apparently are peeping into the past, यानी हम पास्ट में झांक रहे अगर हम स्टार्स को देख रहे, इट मीन्स राइट, क्योंकि वहां से वो बहुत सालों पहले के वहां पे बने हुए हैं और बहुत दूर से हमें ये लाइट आती है। The Big Bang Theory attempts to explain to us the origin of universe. तो ये जो यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ था ये हम एग्जैक्टली बिग बैंग थ्योरी है उससे पता लगा सकते हैं। तो ये ओरिजिन ऑफ अर्थ की भी बहुत सारी थ्योरीज है, बहुत सारे अनुमान हैं वो लगाए जाते हैं कि किस तरह से ये अर्थ का डेवलपमेंट हुआ होगा, ये सारे प्लैनेट्स का डेवलपमेंट हुआ होगा, जिसमें से जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है बिग बैंग थियरी, जो कि हमें स्टडी करना है, ठीक है। तो अब ये बिग बैंग थ्योरी है क्या? सो इट इज प्रपोज्ड बाय एबे लिमेटर। According to it, the universe originated about 20 billion years ago due to a thermonuclear explosion of a dense entity. तो ये बिग बैंग थ्योरी है वो क्या बताती है कि एक पहले बहुत ही कुछ डेंस एक एंटाइटी थी जिसमें बहुत ही बड़ा थर्मोन्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, और इस बड़े से ब्लास्ट की वजह से 20 बिलियन ईयर्स अगो इस यूनिवर्स का निर्माण हुआ। यानी ये सारे ब्लास्ट होके अलग अलग चीजें हैं वो बिखर गई, बड़ा सा ब्लास्ट हुआ और ये जो सारी चीजें बिखर गई वही अंत में जाके स्टार्स बने, कुछ है वो प्लेनेट बने, सन बना। तो इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है वो मेटेरॉइड्स बने, तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स बने, ठीक है। दिस सिंगल ह्यूज explosion which is unimaginable in the physical terms is called as Big Bang. तो ये जो बहुत ही बड़ा सा अनइमेजिनेबल ब्लास्ट हुआ जो कि जिसे हम इमेजिन भी इवन नहीं कर सकते, क्योंकि इतना बड़ा यूनिवर्स जिससे बना है वो ब्लास्ट भी कितना बड़ा होगा ना, सो वी कैन नॉट इवन इमेजिन। तो इसीलिए इसको बिग बैंग नाम दिया गया है कि बहुत ही एक बड़ा धमाका हुआ जिससे इस यूनिवर्स का निर्माण हुआ, ठीक है, ऐसा माना जाता है थ्रू द बिग बैंग थ्योरी। द यूनिवर्स एक्सपांडेड एंड हेंस द टेम्परेचर केम डाउन। और जैसे जैसे ये यूनिवर्स एक्सपांड होता गया, क्योंकि शुरू में ये जो ब्लास्ट हुआ था बहुत ही थर्मोन्यूक्लियर ब्लास्ट था, तो बहुत ही गर्मी थी, राइट, बहुत ही गर्म था। जैसे जैसे ये दूर दूर सारे जो भी मोलिक्यूल्स जो अलग हुए ब्लास्ट होके वो एक्सपांड होते गए, दूर दूर जाते गए, उसी तरह से उनका टेम्परेचर भी धीरे धीरे डाउन होता गया। द गैसियस क्लाउड्स विच वेर फॉर्म्ड बाय बिग बैंग कंडेंस्ड अंडर ग्रेविटेशन एंड कन्वर्टेड इनटू अ मेनी फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेब्यूला मेड अप ऑफ एटम्स एंड स्मॉल पार्टिकल्स। अब क्या हुआ, जो ये गैसियस क्लाउड्स थे, तो जैसे ये एक्सप्लोजन हुआ तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो भी ऐसे बिखर गए होंगे ब्लास्ट की वजह से। फिर क्या हुआ, ये सारे जो गैसियस क्लाउड्स थे वो धीरे धीरे करके कंडेंस होते गए, यानी जो फैले हुए थे वो अभी सिकुड़ने लगे, ठीक है, कंडेंस होते गए। ये कंडेंस क्यों हुए? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो सेंटर में ऐसे एक तरह से इकट्ठे हो गए जो कि फैले हुए थे ब्लास्ट की वजह से। तो इस तरह से उनका एक लाइन में आ जाना ड्यू टू ग्रेविटेशन, तो क्या बन गया, एक फ्लैट डिस्क जैसा स्ट्रक्चर बन गया। तो उसे क्या बोलते हैं, उसी स्ट्रक्चर को नेब्यूला, याद रखना है आपको एमसीक्यू के लिए भी, ठीक है। एंड दिस नेब्यूला इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड स्मॉल पार्टिकल्स, जो कि बिखर गए थे ड्यू टू ब्लास्ट।
वो फिर धीरे धीरे करके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो बिखरे हुए थे वो सेंटर में आके इकट्ठा हो गए एक लाइन में और डिस्क जैसा स्ट्रक्चर बना दिए। तो ऐसी बहुत सारी डिस्क बनी जिसको नेब्यूला बोलते हैं। उनमें से एक डिस्क थी हमारी सोलार सिस्टम की भी, जिसमें से इन सोलार सिस्टम का निर्माण हुआ। ठीक है, तो आपको याद रखना है नेब्यूला क्या है। इट इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड स्मॉल पार्टिकल्स एंड इट फॉर्म्स ड्यू टू अ बिग बैंग। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। सो इन अवर सोलर सिस्टम, जैसे कि मैंने कहा कि वो भी बने हैं नेब्यूला में से, जिसे बोलते हैं सोलार नेब्यूला। सो सोलार नेब्यूला वाज वन ऑफ देम विच फॉर्म्ड आवर सोलार सिस्टम। तो जैसे कि एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना आफ्टर द ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम द बिग बैंग, द नेब्यूला वेर फॉर्म्ड एंड देर आर मेनी काइंड ऑफ नेब्यूलास फ्रॉम विच मेनी काइंड ऑफ प्लैनेट्स वेर फॉर्म्ड। So this is our solar system which formed from the solar nebula. ठीक है, the very hot central part of solar nebula become still hotter and converted into the sun. तो यानी जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये जो बिग बैंग हुआ, बड़ा सा ब्लास्ट हुआ, जो एक्सप्लोजन हुआ वो थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन था। सो वो ऑलरेडी बहुत ही गर्म था। ठीक है, बट धीरे धीरे करके जैसे ही यूनिवर्स में ये सारे जो भी अलग हुए वो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाने लगे तो ठंडे पड़ते गए। ठीक है, बट ये क्या हुआ, नेब्यूला की अगर हम बात कर रहे हैं तो उनका सेंटर पार्ट है जो सोलार नेब्यूला का, वो और गर्म होता गया। ठंडा होने की बजाय वो गर्म होता गया और वही जो सेंटर पार्ट था जो कि बहुत ही गर्म रह गया था, वही पार्ट कन्वर्ट हुआ इनटू द सन। तो वो सन बना उससे। ठीक है, गर्म। तो जैसे कि हमें पता है कि अभी भी सन है, उसमें बहुत ही ज्यादा गर्मी है, उसके आसपास कोई नहीं जा सकता है, उतनी ज्यादा अमाउंट में गर्मी है। देन लेटर ऑन, ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ एटम्स एंड डस्ट पार्टिकल्स मूविंग अराउंड द सन, अदर प्लैनेट्स वेर फॉर्म्ड। तो इसी तरह से जैसे कि सोलार नेब्यूला का सेंटर पार्ट है वो बना सन, उसी तरह से ये नेब्यूला मतलब क्या था, वो एक तरह के एटम्स एंड स्मॉल पार्टिकल्स ही थे जो कि एक साथ एक जगह पे इकट्ठे हो गए ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यानी वो अल्टीमेटली थे तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स ही। तो इस तरह से फिर क्या होता गया, और ग्रेविटेशनल फोर्स लगा और ये पार्टिकल्स है वो क्लस्टर्ड होते गए। तो उन्होंने कुछ अपना एक शेप बना लिया, कुछ है वो एक जगह पे इकट्ठा होते गए। तो इसी तरह से धीरे धीरे सारे प्लेनेट है वो बनते गए अराउंड द सन, क्योंकि नेब्यूला का सेंटर पार्ट था वो सन बन गया। तो जो नेब्यूला के आसपास के जो सेंटर पार्ट की यानी आसपास के जो पार्टिकल्स थे वो धीरे धीरे अपने आप में एक शेप बनाते गए, इकट्ठा होते गए और वो बन गए प्लेनेट जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, देन इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, अर्थ वॉज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। कितने सालों पहले अर्थ है वो फॉर्म हुई, आपको याद रखना है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, और ये हमारी अर्थ है वो किस में से बनी, तो सोलार सिस्टम की बहुत सारी गैलेक्सी से, उनमें से वन ऑफ देम है मिल्की वे जिसे बोलते हैं। यानी ये हमारी गैलेक्सी है जहां पे ये हमारी अर्थ बनी है। मिल्की वे में अर्थ है वो बनी, ऐसा माना जाता है। अर्थ का फॉर्मेशन हुआ अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, देयर वॉज no atmosphere on early earth, it was formed later। तो शुरू में अर्थ पे कोई भी टाइप का एटमॉस्फियर या कुछ भी नहीं था, लेटर ऑन धीरे धीरे करके उसमें ये बना। तो अब क्या हुआ था, जैसे कि शुरू की अगर हम बात करें तो अर्थ ऑब्वियसली जैसे ही वो अलग हुई है थ्रू द बिग बैंग, तो शुरू में वहां पे कुछ भी नहीं था। तो ये पहले कौन सा गैस है वो फॉर्म हुआ, किस तरह से वहां पे पानी आया, फिर किस तरह से मॉलिक्यूल्स बने, किस तरह से लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, जो कि हम आगे डिफरेंट लाइफ के ओरिजिन ऑफ लाइफ के डिफरेंट थ्योरीज एंड फॉर्म्स पढ़ेंगे। उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ये सारी पहली चीजें हैं वो आई अर्थ पे। बट ऑब्वियसली शुरू में तो थोड़ी गर्म भी थी अर्थ, क्योंकि अभी अभी कुछ गर्म चीजों में से ही वो अलग होके आई है, तो उनका टेम्परेचर भी ज्यादा ही था, क्योंकि वहां पे
इसीलिए गर्म थी, इसीलिए वहां पे कोई भी लाइफ का स्टार्ट होना पॉसिबल नहीं था। इवन पानी भी जो भी था, यानी वाटर भी जो भी प्रेजेंट था, वो वेपर के फॉर्म में ही था, क्योंकि बहुत ही गर्म थी अर्थ की सरफेस, तो पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं रह सकता था, तो उसकी भी वेपर ही थी पहले। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके जैसे ही ये अर्थ है वो कूल डाउन होती गई, वैसे वैसे ये जो वेपर थी वो भी कन्वर्ट होती गई वाटर में, यानी वो बारिश के फॉर्म में वेपर से वो पानी बन के अर्थ की सरफेस पे गिरी, और इसी तरह से फिर वाटर है उसका इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ ऑन द अर्थ। ठीक है, तो ये तो बात की बात है। तो शुरू में जब भी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था उस टाइम पे तो वहां पे कुछ भी नहीं था, ना ही डिफरेंट गैसेस बने थे, क्योंकि ये सारे मॉलिक्यूल्स थे वो इंडिविजुअल्स थे, वो गैसियस फॉर्म में थे गर्मी की वजह से। तो कोई भी मॉलिक्यूल से वो एक साथ जुड़ के कोई बड़ा सा कोई भी, ना ही वो केमिकल बना पाए, ना ही वो लिक्विड फॉर्म में रह पाए। ठीक है, तो सारे वेपर फॉर्म में ही थे। फिर जाके जब भी अर्थ कूल डाउन हुई तो धीरे धीरे करके सारे फिर गैसेस है वो कन्वर्ट हुए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, एक साथ मिलके कुछ और नए नए मॉलिक्यूल्स बनाना स्टार्ट किया। तो इस तरह से फिर अर्थ पे एटमॉस्फेयर शुरू हुआ। ठीक है, तो नाउ इसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे थियोरीज फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो किस तरह से लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, ओरिजिन हुआ अर्थ पे, तो उसकी जो बहुत सारी थ्योरीज हैं वो हम पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहली थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। द ग्रेटेस्ट सपोर्टर ऑफ दिस थ्योरी वॉज फादर सुअरेस। तो ये जो फादर सुअरेस थे उन्होंने इस थ्योरी का सपोर्ट किया था, और वी कैन से ये थ्योरी दी थी। ये थ्योरी क्या है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन की है, एंड इट इज अ माइथोलॉजी बेस्ड थ्योरी। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि बहुत सारी लाइफ अर्थ पे किस तरह से फॉर्म हुई, उसके बेसिस पे बहुत सारी थ्योरीज हैं। कुछ है वो माइथोलॉजिकल थ्योरीज है, यानी कुछ धर्म को ध्यान में रखते हुए कुछ थ्योरीज है वो दी गई हैं, जबकि कुछ थ्योरीज है वो साइंटिफिकली प्रूवन है, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है कि इसी तरह से कुछ हुआ होगा। तो ये दोनों तरह की थ्योरीज हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, नाउ दिस थ्योरी हैज 3 कनोटेशंस। तो ये जो 3 पॉइंट्स दिए थे वी कैन से रिगार्डिंग दिस थ्योरी, कि ये थ्योरी है वो एक्चुअल में क्या कहना चाहती है और ये किस तरह का एक अपना ओपिनियन है वो देती है रिगार्डिंग द लाइफ ऑन द अर्थ। तो शुरू में उन्होंने बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कोई भी स्पीसीज हो या उनका कोई भी टाइप हो, दैट वी सी टुडे वेर क्रिएटेड एज सच। तो ये जो थ्योरी है वो ये कहती है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, स्पीसीज है, जितने भी उनके टाइप्स हैं, वो अभी जो हम देख रहे हैं वो एज सच थे पहले भी, यानी पहले से ये सारे बने हुए हैं। यानी मान लो अगर हम बात करें अभी एंट की, तो एंट की हम अभी बोलेंगे कि चलो 10,000 डिफरेंट स्पीसीज है वो देखने को मिलती है। तो ये थियोरी ये कहना चाहती है कि वो एंट की 10,000 जो डिफरेंट स्पीसीज है वो अर्थ पे एक साथ ही आई, सब पहले से ही है, ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे करके बने। सो दैट लॉजिकली वी कैन ऑब्वियसली वी कैन से दैट ये पॉसिबल नहीं है, एक साथ इतने सारे लिविंग बींग्स है वो अर्थ पे नहीं आ सकते, उनमें कोई ना, जैसे कि अभी हमें जेनेटिक्स पता है, सो वी नो कि डिफरेंट डिफरेंट जेनेटिक फॉर्मेशंस हुए, उनमें म्यूटेशंस आते गए और उसी वजह से ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है वो आई पिक्चर में, राइट, अदरवाइज वो पहले थी नहीं। तो डीएनए में, जीन्स में म्यूटेशंस की वजह से ये कुछ नई नई चीजें बनती गई। तो शुरू में ये सारे जितने भी अभी टाइप्स हम देख रहे हो सारे के सारे नहीं थे, कोई कोई टाइप्स ही थे, और उनमें से फिर जाके डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है वो बनती गई। ठीक है, सो ऑब्वियसली तो पहला पॉइंट ये है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। दूसरा पॉइंट है द डाइवर्सिटी वॉज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी द सेम इन फ्यूचर। दूसरी चीज ये कहना चाहती है ये थ्योरी कि जो डाइवर्सिटी अभी हम देख रहे हैं बहुत सारी, प्लांट में भी बहुत डाइवर्सिटी है, एनिमल्स में भी बहुत डाइवर्सिटी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो ये एज सच है, यानी पहले भी यही थी और फ्यूचर में भी यही रहेगी। इनका ये कहना है कि ना ही कुछ नया है वो बना है और ना ही फ्यूचर में नया कुछ बनेगा, जितने हैं वो सभी पहले से ही आए हैं अर्थ के फॉर्मेशन के साथ साथ, और उतने ही रहेंगे, ना ही कोई नया बनेगा। तो हमें पता ही है बहुत सारी नई स्पीसीज है वो इवन लेबोरेटरी में भी आजकल बनाई जाती है,
जीन्स को चेंज करके स्पीसीज है वो पूरी बदलाई जाती है माइक्रोब्स की. सो वी कैन फॉर्म इट, राइट, एंड one mutation of the DNA can change the whole species even. So now we all know कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये पहले से इस जितनी भी टाइप्स हैं वो सारे पहले भी थे और आगे भी उतने ही रहेंगे. सो दैट इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल. बट ये जब थियोरी दी गई थी तब ये सारी चीजें नहीं थी, साइंटिफिकली प्रूवन कुछ नहीं था, तो इस तरह की कुछ थियोरी दी गई है. ठीक है, ये हम अभी स्टडी क्यों कर रहे हैं, तो आपको ये जानना है. पहले तो ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है. सेकेंडरी थिंग कि ऐसे बहुत सारे अनुमान लगाते लगाते जैसे ही टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, जैसे रिसर्चर्स को भी पता चलता गया कि किस डायरेक्शन में हमें रिसर्च के लिए आगे बढ़ना है, तो इस तरह से फिर धीरे धीरे करके एंड में रियल जो बेस है इस ओरिजिन का वो पता चला. बट शुरू में तो ये सारे गैसेस ही थे कि गैस कर रहे थे कि कुछ ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, तो ये कुछ अपने अपने हिसाब से लॉजिकली सब बता रहे थे. ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी थ्योरीज थी. तो एज वी आर स्टडिंग इवोल्यूशन, तो हम ये थियोरीज में भी इवोल्यूशन पढ़ेंगे कि किस तरह से पहले थियोरी दी गई थी, फिर उसमें एक्सपेरिमेंटल प्रूवन के बाद किस तरह से चेंजेस आए, एंड फाइनली जो एक्सेप्टेबल थियोरी है वो क्या है. ठीक है, सो दैट इज वाई वी आर स्टडिंग दिस. एंड द लास्ट पॉइंट था, थर्ड पॉइंट था, द अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर्स ओल्ड. सो इन्होंने कहा कि ओनली 4000 ईयर्स ओल्ड है ये अर्थ. तो यानी बहुत ही कम साल है अगर हम देखने जाए तो. इन रियलिटी इट इज रियली वेरी हाई, बट इधर इन्होंने कहा कि 4000 ईयर ओल्ड ही है अर्थ. सो ऑल दीज आइडियाज वेर स्ट्रॉन्गली चैलेंज्ड ड्यूरिंग द 19th century बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस ऑफ चार्ल्स डार्विन एंड वॉलेंस एक्सेट्रा. तो इस थियोरी को बहुत सारे साइंटिस्ट ने 19th century में ऑब्जर्व किया एंड चैलेंज किया. ऑब्वियसली जैसे कि उन सब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया, और ये माइथोलॉजिकल थियोरी है, तो उन्होंने इस थियोरी को सरासर गलत बताया कि इस तरह का कुछ नहीं है, ये सारे ऑर्गेनिज्म पहले से ही नहीं आए हैं, धीरे धीरे करके उनमें चेंजेस आए. तो थियोरी ऑब्वियसली एक्सेप्टेबल नहीं थी, बट इस तरह की एक थियोरी है जो कि हमें जानना जरूरी है कि किस तरह से सोचा गया था, किस वे में शुरू में सोचा गया था. ओके, दिस इज द फर्स्ट थियोरी, थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. नाउ नेक्स्ट है, they believed that life forms varied over the periods of time. तो ये जो फिर चार्ल्स डार्विन वगैरह जो हैं उन सब ने फिर एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया कि ये जो डिफरेंट फॉर्म्स है लाइफ के, डिफरेंट स्पीसीज है, वो चेंज हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. फ्रॉम फॉसिल्स रिकॉर्ड एंड देयर डेटिंग, कार्बन डेटिंग यानी, वी कैन कंक्लूड दैट अर्थ इज वेरी ओल्ड, नॉट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एज वाज थॉट अर्लियर, बट बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड. तो ऑब्वियसली जैसे कि अभी साइंटिफिकली हम प्रूव कर सकते हैं बाय द फॉसल रिकॉर्ड, और उसकी कार्बन डेटिंग करके हमें पता चल सकता है कि ये जो भी फॉसल्स हैं वो कितने सालों पुराने हैं. तो जो अर्थ पे फॉसल्स मिले हैं शुरू के एनिमल्स वगैरह के, वो बहुत ही बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड प्लांट के मिले हैं, कुछ एनिमल्स के फॉसल्स मिले हैं. तो उससे हम ये भी पता कर सकते हैं कि अर्थ पे लाइफ स्टार्ट कब हुई होगी. सो बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, नॉट ओनली थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, राइट. तो इस तरह से साइंटिफिकली सब साइंटिस्ट ने प्रूव किया आफ्टर मेनी एक्सपेरिमेंट्स कि ये पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ जितनी अभी जो डिफरेंट स्पीसीज की टाइप से वो पहले से ही है, फिर नहीं भी नहीं बनेगी, फिर अर्थ भी बहुत कम पहले है वो बनी है. तो ये सारी चीजें हैं वो रॉन्ग है. तो इस थियोरी को रॉन्ग प्रूव किया गया बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट. सेकंड है थ्योरी कॉस्मिक पैनस्पर्मिया थ्योरी. नाउ what they say regarding this theory, so some scientists believe that life came from outer space. तो कुछ साइंटिस्ट है वो ये मान रहे हैं कि लाइफ जो है अर्थ पे वो कहीं बाहर से आई है, यानी अर्थ पे शुरू नहीं हुई है. उनका ये मानना है कि किसी और प्लेनेट में जो पहले से ही स्पीसीज रह रही थी वो वहां से कोई ना कोई तरीके से अर्थ पे आ गई, और फिर अर्थ पे रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, और फिर उनकी जनरेशन से वो आगे बढ़ी. तो ये कॉस्मिक जो थियोरी है वो ये मानती है कि लाइफ अर्थ पे कहीं बाहर से आई है, लाइफ अर्थ पे ही ओरिजिन नहीं हुई है, कहीं बाहर से ऑलरेडी ओरिजिनेटेड थी, वहां से आई है. अर्ली ग्रीक थिंकर्स थॉट यूनिट्स ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स वेर ट्रांसफर्ड टू डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ. तो कुछ ग्रीक थिंकर्स थे, उन्होंने सोचा
कि ये जो लाइफ के स्टार्ट होने के कुछ स्पोर्स, यानी आपको पता है बहुत सारी स्पीसीज है उनमें स्पोर फॉर्मेशन होता है, उनमें से ये बनती है, जैसे कि कुछ फंजाई है, इवन कुछ प्लांट्स है, राइट। तो ये जो उनके स्पोर्स हैं वो ट्रांसफर हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स पे इंक्लूडिंग अर्थ। तो कहीं यूनिवर्स में से ही ये सारे, आउटर स्पेस में से, यूनिवर्स में से ही ये सारे स्पोर्स हैं वो इन सब प्लैनेट पे फेंके गए हैं, वहां से आए हैं और फिर जाके उस पे अर्थ पे ये डिफरेंट स्पीसीज है वो ग्रो हुई है। तो उनका ये मानना है अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी। पेंस्पर्मिया इज स्टिल अ फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स। तो अभी भी कुछ एस्ट्रोनॉमर्स है वो इस पे सोच रहे हैं, इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसा तो कुछ, चलो ठीक है सारी स्पीसीज है वो बाहर से नहीं आई है, बट ऐसा कुछ हुआ है क्या कि कोई एक दो स्पीसीज भी कहीं बाहर से आके इधर रहना शुरू कर दिया और फिर यहीं के रह गए हो। तो इस तरह से भी ये पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे कि आपको पता ही है यूएफओस वगैरह हम आए दिन कुछ न्यूज वगैरह में देखते रहते हैं। अगर आप एस्ट्रोनॉट्स वगैरह में इंटरेस्ट रखते हो तो आपने सुना ही होगा कि कहीं बाहर से कुछ ऐसी चीज है वो आकाश में उड़ती हुई पाई गई एक्सेट्रा। तो ये सारे हम बिलीव करते हैं कि एलियंस जैसा है तो सही, राइट। कुछ और प्लेनेट पे भी लाइफ हो सकती है, दैट वी ऑल बिलीव। तो ये अभी भी साइंटिस्ट है वो रिसर्च कर रहे हैं कि शुरू में भी जब अर्थ पे लाइफ फॉर्मेशन स्टार्ट हुई तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था कि कहीं बाहर से कोई मतलब रेडीमेड स्पीसीज ही आ गई हो और उनसे शुरू हुआ हो। सो दिस इज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। ऑब्वियसली लाइफ यहाँ पे अर्थ पे तो स्टार्ट हुई ही है, बट उनके अलावा कुछ एक दो स्पीसीज ऐसी तो नहीं है कि जो बाहर से आई है, तो उनके बारे में अभी भी रिसर्च चल रहा है। ऑब्वियसली कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं है वी हैव, बट दिस इज द second theory called cosmic panspermia theory. Next theories we will learn in next lecture. For today's lecture, that is all. Thank you.